यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी असम की गवर्नमेंट ने भी इसको टेबल पे रख दिया है बिल को। अब थोड़ी सी डिबेट चलेगी, कल इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होगी। कल 27 मई है, और जब मैं आपको ये आर्टिकल करवा रही हूँ आज 26 मई है। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, उनको ध्यान रखना है, ये जब ये पास हो जाएगा 2-3 दिन में पता लग जाएगा अपने को, तो पीडीएफ में मैं अपडेट कर दूंगी। बिल की जगह पे फिर मैं एक्ट लिख दूंगी कि ये पास हो गया। पहले एक पर्चे पे लिखा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हम क्या क्या चीजें रखेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किनको इंक्लूड करना है, किनको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि असम के अंदर भी आप देखते हैं वहां पे ट्राइबल लोग आपको काफी मिलेंगे। तो किससे रखना है, किसे एक्सक्लूड करना है, वो चीजें प्रोविजन आपको इसी बिल के अंदर मिलेंगी। तो यही है आपका असम गवर्नमेंट ने जो टेबल करा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम 2026 बिल इन द स्टेट असेंबली। जब ये पास हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा एक्ट। पर आज डेट है 26 मई, कल इसके ऊपर डिबेट शुरू होगी। बाकी बात है कि ये पास होगा या नहीं होगा। अब इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखोगे 2 स्टेट्स ने इंपोज कर दिया है। वन इज उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात। गोवा में तो पोर्तुगीज की वजह से पहले से ही था, तो दूसरे नंबर पे गुजरात भी आ चुका है जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट करा। अब मैप पे अगर देखोगे तो ये आ गया आपका इंडिया का मैप, ये आ गई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और यहीं पे देखोगे असम वाला पार्ट। असम की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, पहले तो स्टेट की उनको याद करना बहुत ईजी है। असम ए से शुरू होता है, ऐसे ए बना लो, थोड़ा सा टेढ़ा सा बना लो, ये आ गया असम। यहां से आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट, तो यहां से लेके तो आधा किसके साथ कवर है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। यहां पे आ गया नागालैंड, ये आ गया नागालैंड। फिर इसके नीचे जाओगे, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, नागा और कुकीज, मितीस, इनके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस टाइम पे। अभी होस्टेज को भी रिवील करा था। चलो अब तो इशू ये पुराना है, पर प्रॉब्लम अभी भी स्पार्क ही कर रही है। यहाँ पे मणिपुर आ गया। देन नीचे जाओगे, देयर इज मिजोरम, और इसके भी नीचे देखोगे तो एक पार्ट आएगा इसी के साथ जुड़ा हुआ छोटा सा, त्रिपुरा। ये तो आ गई जो स्टेट बॉर्डर कर रही है असम के साथ। पर कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर भी, रुको अभी अभी यहाँ पे देखोगे आप, एक आ जाएगा मेघालय वाला पार्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि असम से ही कहीं ना कहीं जनरेशन हुई होगी सारी, बाद में कटिंग्स होती गई और असम से ये सारी स्टेट्स यहाँ पे फॉर्म होती चली। अब इसके बाद एक जो आपने याद रखना है, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी तो आता है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसके साथ आया, वेस्ट बंगाल। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, किसका पार्ट है, तो वेस्ट बंगाल। तो ये तो आगे बॉर्डर्स जो असम के लगते हैं अपनी कंट्री के स्टेट्स के साथ। अब इसके अलावा यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ही नीचे कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश। और ऊपर की तरफ यहां देखोगे तो भूटान। तो ये आगे इनके इंटरनेशनल बॉर्डर भी, यहां तक भूटान। ये आगे 2 इंटरनेशनल बॉर्डर जो असम के साथ लग रहे हैं, वन इज भूटान और नीचे आ गया बांग्लादेश। और बाकी तो जितने भी आप 7 सिस्टर्स पढ़ते हो सारे ही बॉर्डर लगा रहे हैं कहीं ना कहीं असम के साथ। बॉर्डर डन, ठीक है। और यहाँ पे बायोइथेनॉल का प्लांट भी लगाया गया था, बैम्बू की खेती को प्रमोट करना था, क्योंकि बैम्बू एक बढ़िया सोर्स बनता है अगर आपको इथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो। और इथेनॉल जब आप बैम्बू का यूज करके बनाते हो तो इसको फर्स्ट जनरेशन में रखोगे या सेकंड जनरेशन में या थर्ड में या फोर्थ में। अब यहीं पे याद रखना, ये जो इथेनॉल है आज के टाइम पे फ्यूल के अंदर ब्लेंड करा जा रहा है, इसमें 4 चीजें आती हैं। वन इज प्राइमरी, दूसरा सेकेंड, नहीं फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, एंड तीसरा है थर्ड, एंड ये आ गया फोर्थ। ये सारी क्या है, ये जनरेशंस हैं। जब फर्स्ट जनरेशन की बात होती है, यहाँ पे आप एडिबल मटेरियल को यूज करते हो, शुगर केन आ गया, वीट आ गई, ये सारी चीजें जब आपने यूज करी उससे फिर इथेनॉल को बनाया, तो वो फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड करते हैं। बैम्बू जो आता है ये सेकेंड जनरेशन में आता है। अब बैम्बू को खाते थोड़ी हो आप, प्लीज अब अचार मत बोलना, अचार खाते हैं। ये जो पहली वाली कंडीशन थी ना, वीट की अगर कमी पड़ी, लोगों में लड़ाई हो सकती है कि हमारे पास तो फूड ही अवेलेबल नहीं है और आपको इथेनॉल बनाना है, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, क्योंकि नेचर कैसा था, एडिबल, और एडिबल में भी कैसा था, स्टेपल क्रॉप थी, तो इंपॉर्टेंट था। हाँ मतलब खाने के लिए, इसके बिना चलेगा नहीं काम। पर बैम्बू का अचार आप नहीं खाएंगे, आपका काम चल जाएगा। तो इसी वजह से बैम्बू को कहाँ पे रखा है, सेकंड जनरेशन के अंदर, कि एटलीस्ट फार्मर या लोगों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होगी अगर बैम्बू की कमी आती है, क्योंकि ये बैम्बू का है नहीं इंसान के साथ कुछ लेना देना अचार के अलावा। तो ये हुआ था, ये पिछली बार जब हमने वो इथेनॉल प्लांट पढ़ा था, बोला था ना किसी ने कि अचार, तो अचार से मतलब कभी क्राइसिस नहीं आएगी। अचार के क्राइसिस सुने कभी, अचार की कमी पड़ गई है मार्केट के अंदर, कभी नहीं सुनोगे। आते हैं भैया भी यहाँ पे बोलते हुए किस किस का अचार होता है, बड़ी लंबी लिस्ट है उनके पास भी, तो अचार के क्राइसिस आप कभी नहीं सुनेंगे। अचार तो किसी भी चीज का बन जाता है, गोभी का होता है, गाजर का होता है, नींबू का होता है, हाँ वो भी होता है, जो मेंढक होता है उसका भी अचार बनता है भाई, बड़ा कुछ है। अचार की तो वैरायटी बहुत है, हर चीज की अचार बन जाती है। हाँ मछली का भी होता है, बस मुझे नहीं सुनना। ये अचार था,
एंड आती है अगली थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में ना एल्गी आ गया, वो जो शैवाल होता है पानी के ऊपर, साइनोबैक्टीरिया आ गया, ये सारे रहते हैं। एंड फोर्थ जनरेशन में हाँ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करना शुरू करते हो। मेरे को बताना, फर्स्ट से लेके फोर्थ की तरफ जब आते हो आप, सस्ता कौन सा है सबसे ज्यादा? पहले वाला। यहाँ पे सरकारें फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी कर लेती हैं, प्रमोट भी करवा लेती हैं, पैसा कम लगता है, ऊपर से टेक्नोलॉजी नहीं लग रही। एंड लास्ट वाली जनरेशन पे जब आप आओगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लग रही है, पैसा लग रहा है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लग रहा है, पैसा जाएगा यहाँ पे, तो इसको डाला फोर्थ जनरेशन पे। चलो, ये एक फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू असम। इसके अलावा असम में ही एक और चीज, क्लासिकल डांस कौन सा आता है? सत्रिय। वेरी गुड, क्लासिकल डांस, ये आ जाएगा सत्रिय। चलो, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो असम ने बिल अपना पेश करा है, टेबल किया है अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। डिबेट इसकी कल कंटिन्यू होगी, उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये पास हुआ या नहीं। अगर पास हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आपको दिख भी जाएगा कि वहां पे ये सक्सेसफुली पास भी हुआ। क्रिटिसिज्म कैसे किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो भी लास्ट में आपको ऐड करके दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो देखो, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी में भी क्या आएगा पहले? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े सारे पार्ट्स हैं और एक पार्ट आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें आप जानते हो DPSP के नाम से। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, नहीं, सोशलिस्ट लिबरल उनको साइडलाइन करो अभी, गांधीयन। आर्टिकल नंबर 44 जो बात करता है किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब टर्म पे जाओ, डरना नहीं है इससे। यूनिफॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस कोई चीज है वो सेम है, एंड सिविल मतलब जनता के बीच में, तो एक कोड है जो जनता को कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट करेगा। पर ये किसमें रखा हुआ है? DPSP में। तो ये कंपल्सरी नहीं है, नंबर 1 कंडीशन, क्योंकि हमारे जो DPSP है वो सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ स्टेट को क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप अपना लॉ बनाते हो तो DPSP को एक बार देख लेना खोल के, इससे शायद आप बेटर लॉ बना पाओ। तो वैसे एक आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सिंगल कॉमन लॉ एप्लीकेशन बोलता है सारे सिटीजन्स के ऊपर होगी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल मैटर, जैसे कि मैरिज, जैसे कि डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में देखोगे लैंग्वेज में भी है, सोसाइटी में देखोगे सोसाइटी में भी है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सारे अलग अलग, मतलब ये जो डाइवर्सिटी है इतनी ज्यादा है, ये 50 किलोमीटर पे भी चेंज कर जाती है। हिमाचल में जाओगे और ज्यादा डाइवर्सिटी है, जहां पे कल्चरल प्रॉन एरियाज है वहां पे आप देखोगे डाइवर्सिटी और भी ज्यादा है। और जब डाइवर्सिटी आती है तो उनके रिचुअल्स में भी डाइवर्सिटी होती है। रिचुअल में कैसे? जैसे शादी करने के तरीके, यहाँ पे आओगे आप अर्बन एरियाज के अंदर, यहाँ पे तरीका अलग है, यहाँ पे पॉश शादी होगी, होटल बुक करा जाएगा। वैसे आप गांव के एरिया में जाओगे, वो अपने घर से शादी को प्रेफर करना पसंद करेंगे, मतलब यहाँ से ही हम शादी को कंडक्ट करेंगे। तो वैसे ये तो हुआ तरीका शादी करने का। अब शादी जब होती है तो उसमें भी रिचुअल आ जाते हैं। मुस्लिम्स अपने रिचुअल के हिसाब से करेंगे, हिंदूज अपने रिचुअल के हिसाब से करेंगे, पारसी अपने हिसाब से, सारे अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो सबका रिचुअल जो है वो भी अलग है। अब इंडिया के अंदर जहां पे सारे टाइप के रिलीजन आपको दिखाई देंगे, वहां पे अपना अपना जब लॉ चलाएंगे तो उससे क्या हुआ? ये भी डाइवर्सिटी में चला गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि शादी भी एक तरीके से होनी चाहिए, डाइवोर्स भी एक तरीके से होने चाहिए। शादी नहीं करनी है, शादी को मैक्सिमम आप देखोगे उत्तराखंड में भी एग्जेम्प्ट करा था, सेम गुजरात, सेम आप देखोगे कि असम में भी एग्जेम्प्ट करा गया कि शादी चलो अपने रिचुअल के हिसाब से कर लो। पर डाइवोर्स का जो ट्रेंड है वो सेम होना चाहिए, कि उसका जो प्रोसीजर है वो सेम होना चाहिए। दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा थ्रू आउट कंट्री ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब सक्सेशन, जमीन वगैरह किसको जाएगी अगली जनरेशन में। अब जो एक नया एरिया ऐड करा जा रहा है इन कोर्ट्स के अंदर, वो है, सुना होगा आपने, लिव इन रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता था? लड़के होते हैं तेज, बच्चा कर लिया फिर छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे बोला वो इनहेरिटेंस का पार्ट है, वो जो बच्चा है वो लीगल लेजिटिमेट हायर माना जाएगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तो इससे क्या हुआ? वो जो लिव इन रिलेशनशिप की वजह से फीमेल की एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, उसको भी रोक लिया गया कि अब तो इनहेरिटेंस का अगर पार्ट है तो तुम छोड़ के बताओ, कल को क्लेम करेंगे कि हमारा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप एक नया टर्म है जो आप बार बार देखते हो कि प्रेवलेंट रहता है जब भी कोई आर्टिकल ऐसा सोसाइटी के रिस्पेक्ट में आता है। मैंने बस आपको बता दिया कि एक नया प्रोविजन है जो ऐड करा जा रहा है, दैट इज लिव इन रिलेशन। ये आते हैं क्योंकि अभी टॉपिक से फिर और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो यूपी में UCC नहीं है ना, क्या अबॉलिश करना अलग है आरुष, वो अबॉलिश करना अलग है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इन सारे मैटर्स को इंक्लूड कर रहा है, मतलब सेम रूल्स, लॉज, रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगी। कोई लॉ अबॉलिश कर दिया जाता है, वहां जरूरी थोड़ी है UCC आएगा। कोई मैरिज से रिलेटेड कोई अपडेशन होती है, जरूरी थोड़ी है UCC का ही मेंशन करेंगे, कोई और लॉ भी हो सकता है।
तो ये ऐसे मिक्स मत करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात होती है, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अरीनास होते हैं यही वाले आते हैं। मैरिज आ गया, डिवोर्स आ गया, कस्टडी आ गई, अडॉप्शन आ गया, इनहेरिटेंस आ गया, इन चीजों में। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो बिल आ रखा है असम के अंदर, इसमें आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा है, उसकी उम्र अभी 5 से नीचे की है, तो उसमें जो बच्चा है वो मदर के ही फेवर में जाएगा, मतलब मदर के ही पास जाएगा अगर डाइवोर्स हो जाते हैं इन केस ऑफ पार्टनर। तो जगह टू जगह वेरी करता है हर एक स्टेट के अंदर। अब देखो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है वैसे, पर एग्जेम्पशन ऐड करी गई है क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। वही है प्रॉब्लम, आप कभी भी नहीं बोल सकते सेम लॉ से चलना है। वहां पे ट्राइबल से एक प्रोटेस्ट लीड हो जाएगा कि हमारे अपने कल्चर है, आप तो हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने पे उतर गए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन एक टर्म आप सुनते हो, दैट इज पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी आप असम में सुनोगे, मतलब एक हस्बैंड होगा और मल्टीपल वाइफ्स हो सकती हैं। बाईगैमी भी आप सुनोगे, मतलब गैमी मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वाइफ्स आ जाएंगी एक हस्बैंड की। तो मोनोगैमी को अब प्रमोट करने की ट्राई करी जाएगी, पर एग्जेम्पशन रखी हुई है अभी भी, क्योंकि कुछ एरियाज में कल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप यूसीसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अदरवाइज वहां से एक और डिमांड आएगी कि हमें सेपरेट ही कर दो, फिर हम रहना ही नहीं चाहते यहाँ पे, हमारी अलग से एक कंट्री होनी चाहिए। तो वो फिर डिमांड जब रेज करती हैं तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएगी, और इंस्टेबिलिटी लीड होगी तो इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेगी। तो ये सारी चीजें, वो एक फैक्टर नहीं होता, उस मल्टीपल फैक्टर उसके साथ जुड़ जाते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इस बार ये जो बिल यहाँ पे टेबल करा गया है? नंबर 1, इक्वल सिविल लॉ सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करने हैं ताकि इक्वालिटी को प्रमोट करा जा सके। सेक्युलरिज्म, वो जो हम स्पिरिट बताते हैं ना कि हम सारे जो धर्म हैं उनको इक्वली देखते हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी अंटिल और अनलेस किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई तब तक। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पर्सनल लॉस में। कहीं पे डाइवोर्स देना बहुत ही ईजी हो गया, कहीं पे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसके लिए सेम ही लॉ होना चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप देखोगे वो कहां पे आ गया? आर्टिकल नंबर 44 में। इसके अलावा ये पार्ट किसका है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। अगर आपका डीपीएसपी में से कोई भी आर्टिकल वायलेट होता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करी है। आप अपने लॉ बनाते हुए इसका यूज कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनफोर्सिएबल नहीं है, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ है। आपने लॉ में यूज करना है, करिए, नहीं लगता है आपको ठीक, आप छोड़ भी सकते हो। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट को बोला हुआ है। फिर आर्ग्यूमेंट्स आती हैं इसके फेवर में कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी प्रमोट करेगा। आर्टिकल 14, ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन होती है पर्सनल लॉस की वजह से कि इस रिलीजन में प्रोसीजर अलग है, दूसरे में अलग है, उसको भी कहीं ना कहीं उस डिस्क्रिमिनेशन को भी घटाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा। ये तो आगे जो फेवर में रहती हैं आर्ग्यूमेंट्स कि क्यों आपको यूसीसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, पर फिर कुछ ऐसी भी आती हैं चीजें जो शो करता है कि अगेंस्ट है हम, ये नहीं होना चाहिए इंप्लीमेंट। जैसे माइनॉरिटी के राइट्स। अब इंडिया के अंदर आप जब सोसाइटी भी देखते हो तो 3 वर्ल्ड में डिवाइड करनी पड़ती है। एक आते हैं ट्राइबल, रूरल, एक अर्बन, पर बीच में ट्रांजिशन भी होती है जहां पे आपको दोबारा से कल्चर के अंदर वेरिएशन दिखाई देती है। तो यहाँ पे यही बोला कि आर्ग्यूमेंट कि माइनॉरिटी के राइट्स आगे, रिलीजियस फ्रीडम, फिर आपने बोला था कि आप तो यहाँ पे सेक्युलर कंट्री है। नंबर 1, देखो सेक्युलरिज्म के बड़े सारे डायमेंशन निकल के आते हैं। एक तो मैंने बोल दिया कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, आपने जैसे मर्जी फॉलो करना है। दूसरा, आपने यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। यहाँ पे वही रिलीजियस फ्रीडम नहीं असाइन होता, इसके अगेंस्ट रहता है। एंड एक आ गया कल्चरल डाइवर्सिटी, कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या इंडिकेट करता है कि डाइवर्सिटी से तो जाना जाता है इंडिया को, थ्रू आउट वर्ल्ड इसी टर्म से जानते हैं। एंड क्रिटिक्स का यही मानना है कि वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये सारी हैम्पर हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कॉलोनियल पीरियड के साथ भी जोड़ा जाता है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड है ये शुरू होती है जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर चलता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस करना शुरू करे इंडिया के अंदर। और एक ये भी ध्यान में रखा कि अगर किसी का पर्सनल लॉ है, आउटरीच इमर्ज हो सकता है उस पब्लिक सोसाइटी के अंदर कि अगर हमने सभी में यूनिफॉर्मिटी अटेन करने की ट्राई करी, तो उसमें एग्जेम्पशन भी रखी हुई थी कि चलो आपके जो पर्सनल लॉज रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे। से हिंदूज के लिए बोला था हिंदू लॉ रहेगा, मुस्लिम्स के लिए बोला था आपके लिए अलग से मुस्लिम लॉ चलेगा। तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज को भी मद्देनजर रखा था। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में आप देखोगे विमेन एक्टिविस्ट आती हैं जो इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म की डिमांड करना शुरू करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट थ्रू आउट ईयर रहती है। इवन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते थे। और बाकी आर्टिकल नंबर 44 ये कॉम्प्रोमाइज की ही फॉर्म में ऐड करा गया था। अगर सोचो ये फंडामेंटल राइट होता फिर तो आप आज के टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा करते थ्रू आउट कंट्री। पर ये डीपीएसपी है जो कि स्टेट डायरेक्शन को बता रहा है। ये जरूरी भी नहीं है आप इंप्लीमेंट करें नहीं करें, करना है अगर तो फिर लॉ लेके आना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने बिल लाया कि इसको हम पास करवा लेते हैं।
अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में, तो इसमें हिंदू कोड बिल्स आते हैं 1955 टू 56, जहां पे पार्लियामेंट ने हिंदू के जो पर्सनल लॉज थे उनको कोडिफाई कर दिया, प्रॉपर प्रोसीजर ऐड कर दिया कि कैसे ये फंक्शन करेगा। इसके बाद शाह बानो केस आता है 1985 में, ये मूवी भी आई थी, देखिए आपने ये, तो थोड़ा आइडिया लग गया इसके, कितनों ने देखी है पहले बता दो। जब भी टाइम लगे ना इस मूवी को देख लेना, इसके रिलेटेड अगर कोई केस आपसे पेपर में पूछ लेंगे आपको पता लग जाएगा। क्रक्स लास्ट में बताती हूँ, अभी मैंने आपको बोल दिया जब भी टाइम लगेगा ये मूवी मस्ट वॉच है, उसमें आपको केस की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और मैं लास्ट में करती हूँ डिस्कस। एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिस्पेक्ट में आए थे, जैसे सरला मुदगिल केस था 1995 का, शरिया बानो केस 2017, ये जो केसेस थे ये हाईलाइट करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल लॉज होने चाहिए। इसमें बस वही था, वैसे तो तलाक दे दिया था हाँ, तो 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और टाइम पीरियड भी नहीं दिया गया, तो वो प्रॉब्लम इमर्ज करी थी। तो वो लड़की फाइट करती है अपने राइट्स के लिए, तो इसी वजह से बोला था कि बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। एटलीस्ट मैरिज को तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मैरिज अच्छी चीज मानी जा रही है, अनटिल और अनलेस वो फोर्सफुल नहीं है तब तक। एंड डाइवोर्स जो है ये तो नेगेटिव नोशन पे ही देखा जाएगा, ठीक है, तो इसी वजह से। बाकी ऑब्जेक्टिव अब क्या है इस बिल के, जो असम ने टेबल करा है अभी रिसेंटली। सबसे पहले तो कि एक कॉमन लॉ बनाया जाए जितने भी रेजिडेंट्स हैं आसाम के, किन चीजों के ऊपर, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन मतलब वही प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरी में जाना, एंड चौथा आता है लिव इन रिलेशनशिप। अब एम क्या है कि हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। अब देखो इक्वालिटी के भी कितने सारे टर्म्स आपने पढ़े, एक नया आज एब्सोल्यूट आप देख रहे हो, इसके पहले आपने फॉर्मल पढ़ा है एंड एक आपने सब्सटेंशियल भी पढ़ा है। अब ये जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी होती है इसका मतलब है हर एक पर्सन को एग्जैक्टली सेम ही ट्रीट करना, दैट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी। फॉर्मल में भी आप यही देखते थे, पर फॉर्मल में जब आप पढ़ते हो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसी के अंदर एक एब्सोल्यूट भी आ जाता है। सब्सटेंशियल जब इक्वालिटी के बारे में आप पढ़ते हो ये इक्विटी बेस्ड रहता है कि जो नीडी है पहले उसको प्रोवाइड करना, पर अभी जो फोकस कर रहा है वो किसके ऊपर है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, और जेंडर जस्टिस होना चाहिए, बायसनेस ना दिखे कि आप एक ही जेंडर को कहीं ना कहीं फेवर में पॉलिसीज लेके आ रहे हो। अब स्टेट जिनके पास यूसीसी है, उत्तराखंड आ गया, गुजरात आ गया, इन्होंने ऐसे लॉज पहले ही पास कर दिए थे। की प्रोविजन क्या क्या ऐड करे हैं, नंबर 1 मोनोगैमी, मोनो मतलब 1, गैमी मतलब वाइफ की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे स्पाउस वर्ड भी यूज किया जा सकता है, तो एक ही पार्टनर होना, ठीक है, एक शादी है बस उसमें एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगी। अब यहाँ पे बाइगैमी और पॉलीगैमी को बोला बिल के अंदर कि ऑलरेडी बैंड है, कहाँ पे, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 82 के अंदर। तो ये आ गया बाइगैमी, और दूसरा है पॉलीगैमी। बाइगैमी, बाय मतलब 2 एंड गैमी मतलब 2 पत्नियां, एंड पॉली मतलब मैनी, एंड गैमी मतलब द्वारा से बहुत सारी पत्नियां, तो एक हस्बैंड होगा, मल्टीपल वाइफ्स होंगी। तो ये क्या बोला गया, ये पनिशेबल रहेगा एज पर द भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन नंबर 82 है। इसके अलावा पनिशमेंट कहां तक रहेगी, तो अगर कोई ऐसा करता है, बाइगैमी करता हुआ दिखाई जाता है, ये कब इंप्लीमेंट होगा, अगर लॉ पास कर जाता है, मतलब ये बिल पास कर जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बाइगैमी या पॉलीगैमी करता हुआ पाया गया तो उसको इंप्रिजनमेंट रहेगी अप टू 7 ईयर, 7 साल की सजा। ये जो बिल के अंदर लिखी है चीजें। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर तो लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है, अगर तो किसी को एग्जाम्प्ट ही कर दिया तब तो लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है ना उनके ऊपर। आ रही हूं मैं उसके ऊपर भी, अभी ट्राइब्स के नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे, उनको भी देखते हैं। मैरिज की जो एज रहेगी, दुल्हे की एज 21 साल की है और दुल्हन की 18 साल की है, ये मैरिज एज है। रिलीजियस फ्रीडम अगर देखोगे तो जो मैरिज है वो अभी भी सोलेमनाइज करी जा सकती है, मतलब जो आप अपने रिचुअल के हिसाब से मैरिज को कंडक्ट कर रहे थे अभी भी वैसे कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टम और सेरेमनीज चलती हैं असम के अंदर, शादी करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हीं का मेंशन करा है। वैदिक विवाह भी होता है, विवाह मतलब अगेन मैरिज ही है। इसके बाद अहोम चकलौंग, ये भी एक रिचुअल है जो असम में फॉलो करा जाता है। इसके अलावा सप्तापदी, इसके थ्रू भी मैरिजेस कंडक्ट करी जाती हैं। निकाह, इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं मैरिज कंडक्ट करी जाती है। होली यूनियन या अनंत कराश, हाँ नाम से पता लग रहा है ना आपको, ये कम्युनिटी के हिसाब से अपने अपने रिचुअल है, वो वैसे मैरिज को कंडक्ट कर सकते हो। ये भी एक तरह की बुक है, उसमें से वो मंत्रास वगैरह होते हैं वही रीड करे जाते हैं, वैसे ही है फॉर्म, हाँ वही है। तो ये मल्टीपल टाइप्स, ये याद मत करना, यहाँ भी जस्ट शो करा गया आपको कि जो मल्टीपल रिचुअल असम में एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से अभी भी शादियां अलाउड होंगी। पर फिर वो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन मोटो था कि बोला गया कि सारे सेम ही लॉज होंगे, तो आप तो एग्जेम्पशन ऐड कर रहे हो, तो वो वैसे भी यूसीसी की उतनी ज्यादा स्पिरिट को होल्ड नहीं कर पाता है। बट एनीवेज अब डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है तो ये हमें चीजें रखनी पड़ती हैं ध्यान में। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे बोला है कि कंपलसरी है, आपकी शादी हो जाती है आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो भी सब रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ
जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है उसी में सब रजिस्ट्रार बैठा होता है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है उसी का काम रहता है। तो सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, 60 दिन के अंदर अंदर उस मैरिज को रजिस्टर करेगा वहां अपने टेबल के ऊपर, जो भी रजिस्टर रखा है कि हाँ जी इन्होंने शादी करी है, ये स्पाउस है, ये स्पाउस है, उनका नाम लिखा जाएगा, फिर जाके वो वेरिफिकेशन होगी। पर अगर इन केस किसी ने बोला कि आज तक तो नहीं करी हमने रजिस्ट्रेशन, अब क्यों करेंगे, तो नॉन रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर 60 डेज के ज्यादा ये टाइम हो जाता है तो उसकी वजह से 10,000 रुपए का फाइन लगेगा, नंबर 1। एंड फेक डॉक्यूमेंट्स, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू ही वहां पे रजिस्ट्रेशन अगर कंडक्ट करवा दी तो इस केस में तो 3 महीने की जेल है। पहले जो टाइम पीरियड यहाँ पे हनीमून का होना था उसमें फिर वो जेल में जाएंगे पहले, ठीक है, अगर फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पकड़े गए। और फाइन लगेगा अप टू 25,000 का, या दोनों कलेक्टिव भी हो सकता है, फाइन भी लगेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा। इसके बाद डाइवोर्स के प्रोविजन क्या ऐड करे, अगर यूनिफॉर्म ग्राउंड है डाइवोर्स के, फॉर एग्जाम्पल क्रुअलिटी का कोई केस आता है, वायलेंस हुआ उसका केस अगर आता है, डिसर्शन का केस आता है, मतलब एक पार्टनर को छोड़ देना बिना रीजन बताए कि क्यों छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, उसमें रीजन नहीं बताया, उसको बोलेंगे डिजर्टेड पार्टनर। और म्यूचुअल कंसेंट, ये 3 कैटेगरीज इसमें ऐड कर दी हैं। तो डाइवोर्स इनके बेस पे ही होंगे। म्यूचुअल कंसेंट तो दोनों की सहमति है कि हाँ डाइवोर्स ले लेना है, तो उस केस में दोनों अलग हो जाएंगे। क्रुअलिटी एक साइड में थी, प्रूवन हो चुका है, डाइवोर्स पॉसिबल है। डिसर्शन, बिना रीजन के आपने बोल दिया कि रीजन बताया नहीं और आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, तो उस केस में पेमेंट भी करनी पड़ेगी, मतलब जो भी डिमांड एक पार्टनर रखेगा। अब इसमें भी कुछ मिसयूज हो सकते हैं, जैसे हाँ 5 साल का अगर बच्चा है, उससे नीचे की उम्र है, तो वो किसकी कस्टडी में जाएगा, वो मदर के पास ही रहेगा। अब इलीगल केसेस भी आएंगे आपके सामने, तो इलीगल डाइवोर्स अगर कोई करता है, मतलब डिसोल्यूशन कर दिया मैरिज को, रफा दफा कर दिया, तो उस केस में इंप्रीजनमेंट होगी 3 साल की, फाइन भी लग सकता है, फाइन का अमाउंट यहाँ पे नहीं बताया। इसके बाद इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, अगर आप देखो कि किसको वो प्रॉपर्टी जाएगी जो भी उनके पास प्रेजेंट थी, तो नंबर 1 कंडीशन है इन स्टेट सक्सेशन, इसमें लीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी पर्सन की प्रॉपर्टी की, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में वैलिड विल नहीं लिखी थी। एक उम्र होती है जब हम अज्यूम भी नहीं कर पाते ये चीजें कि डेथ होगी, पर एक एज आती है जब हमें पता होता है कि अब उस एज ग्रुप में हम आ चुके हैं जहां पे हमारी डेथ हो सकती है, लिविंग विल लिख देता है उस टाइम पे, पर ड्यू टू सर्टेन रीजन लिविंग विल नहीं लिखी गई थी, तो बोला इन स्टेट सक्सेशन, मतलब यूनिफॉर्म जेंडर इक्वल इनहेरिटेंस रहेगी। यहाँ पे जो स्पाउस है उनको भी मिलेगा प्रॉपर्टी का हिस्सा, बच्चे को भी मिलेगा, अगर पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स को भी जाएगा। ये पहले से ही रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया, इन केस अगर लिविंग विल नहीं लिखी थी और ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो जो ब्रेड विनर था उस फैमिली का, उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा टेस्टामेंट्री सक्सेशन भी है, ट्रांसफर कैसे करेंगे, जो प्रॉपर्टी वगैरह रहेगी वैलिड विल के हिसाब से, अगर उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी एडल्ट साउंड माइंड का वो विटनेस करेगा कि हाँ मेरे सामने इन्होंने ये विल लिखी थी। साउंड माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है यहाँ पे लॉ की टर्म में, क्योंकि कई बार हो सकता है ना मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, तो ये वर्ड यूज करा जाता है साउंड माइंड। इसके बाद लिव इन रिलेशन, यहाँ पे बोला लिव इन रिलेशन में आप आएंगे विद इन 1 मंथ आपकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, आपको लिखना पड़ेगा ये कि हाँ जी हम लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो आई थिंक वासु एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो गया जो आप शुरू में पूछने वाले थे। राइट एंड प्रोटेक्शन अगर देखो तो अगर बच्चे पैदा होते हैं लिव इन रिलेशनशिप के दौरान, वो लेजिटिमेट हायर होंगे तो प्रॉपर्टी का हिस्सा उनको दिया जाएगा। दूसरा डिजर्टेड पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर था, लड़के ने बोल दिया बताया नहीं कुछ नहीं और चला गया छोड़ के, तो उस केस में जो डिजर्टेड पार्टनर है जिसको छोड़ा गया है वो कुछ ना कुछ मॉनेटरी हेल्प कंसीडर कर सकती है, मतलब मॉनेटरी क्लेम कर सकती है, मेरे को इतना पैसा चाहिए होगा। एंड उसके अलावा डिजर्टेड पार्टनर मैंने आपको समझा दिया, जिसको अबेंडन करा गया है उसी वाले, हाँ जो छोड़ दिया गया है उसके बारे में। पार्टनर बोला है ना दोनों के लिए, लड़का भी छोड़ के चला जाता है या लड़की छोड़ के चली जाती है, तो उस हिसाब से है, तभी पार्टनर वर्ड यूज करा है। जेंडर इक्वालिटी भी इंश्योर करी गई है। पेनल्टीज, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करी, कौन सी कैटेगरी के अंदर, लिव इन रिलेशनशिप में, एक तो बोला पहले 1 महीने के अंदर करनी है, अब कहीं बोलेंगे यार लिव इन में भी रहना था और ऊपर से 1 महीने में भी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, अगर नहीं करी फिर भी प्रॉब्लम आएगी। नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से इंप्रीजनमेंट 3 महीने का, इक्वल है, जेंडर इक्वल है, जो भी लिव इन रिलेशन में आया दोनों को रखा जाएगा जेल के अंदर, एंड फाइन रहेगा लगभग 10,000 रुपीज का। और अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं गलत नाम से, फर्जी कार्ड बना लिया उस हिसाब से, तो उसमें इंप्रीजनमेंट दोबारा से 3 महीने की रहेगी, प्लस अब तुमने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का यूज करा, मॉनेटरी जो फाइन था तुम्हारा वो बढ़ जाएगा, 25,000 रुपए आपको फाइन में देने पड़ेंगे। अदर पेनल प्रोविजन अगर देखो तो चाइल्ड मैरिज और जो मैरिज विदाउट कंसेंट होती है, एक तरफ तो बच्चे की बात करी क्योंकि ग्रूम और ब्राइड की जो एज है वो फिक्स कर दी 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, तो अगर उन एज से नीचे अगर शादी करवाई जाती है वो चाइल्ड मैरिज में काउंट होगी। एक आ गया मैरिज विदाउट कंसेंट,
एक पार्टनर की चॉइस नहीं थी, जबरदस्ती शादी करवा दी गई, तो उस केस में ये कॉमन पनिशमेंट बताई है चाइल्ड मैरिज में भी, और अगर बिना कंसेंट के शादी करवाई जाती है तो एक तो जेल 2 साल की, फाइन लगेगा, और दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉडुलेंट मैरिजेस, ये भी आपने सुना होगा, फ्रॉड हो जाते हैं आजकल मैरिजेस में। यहाँ साइबर फ्रॉड से मुक्ति नहीं मिल रही है तो शादियों में भी फ्रॉड चलते हैं। तो फ्रॉडुलेंट मैरिज के केस में यहाँ पे मल्टीपल रीजन आ सकते हैं। फोर्सफुली एक तो मैरिज में उन्हें इंक्लूड करा गया, जो ज्यादातर अब ये भी जेंडर बायस ही दिखेगा आपको, लड़कियों के साथ ही एक्सप्लॉइटेशन होती है इस वाले क्लॉज के अंदर। कोअर्जन भी अगेन फोर्सफुली कंडक्ट करना कोई प्रोसेस। कंसीलमेंट, किडनैप कर लिया था, और एक केस भी आपने सुना होगा, किडनैपिंग हुई, रेप हुआ, उसके बाद उसे बोला जा रहा है कि इसी से शादी कर ले, तो वो तो क्राइम से भी बदतर हो गया फिर। हाँ, वहां पे ना वो कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं इज्जत पे सवाल आ गया, तो उसी के साथ शादी करने पे प्रमोट बोल देते हैं कि हम प्रोवोक करते हैं तुमको कि तुम उसी से शादी कर लो, तो ये तो क्राइम के भी ऊपर ये बियॉन्ड चला गया। तो खुद की फैमिली ने बोल दिया कि जाओ उसी से शादी कर लो, ये तो गलत ही हो गया पूरा। तो फ्रॉडुलेंट मैरिज के केस में जो इंप्रीजनमेंट है वो 7 साल की ऐड करी है, प्लस फाइन भी रहेगा इसमें। एंड अनलॉफुल कंडीशन बिफोर री मैरिज, मान लो किसी का डाइवोर्स हो जाता है और कुछ कंडीशन, ये बस एग्जाम्पल है, सपोज कर लेना इसको कि किसी का डाइवोर्स हुआ। अब डाइवोर्स जब हो गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, जो भी कोर्ट का प्रोसीजर था वो डन हो चुका है, अब दोनों पार्टनर सेपरेट हुए। अब जब सेपरेट हुए, अब यहाँ पे एक केस ले लेते हैं कि लड़का है, वो लड़की को बोल रहा है तो उन्हें रीमैरिज नहीं करनी है, डाइवोर्स हो चुका है, वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब वो जबरदस्ती उसको कहीं ना कहीं ऐसे प्रेशर क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है कि तो उन्हें दोबारा से शादी नहीं करनी है, अगर दोबारा से शादी करनी है तो मेरे को ये रहा चेक, इतना पैसा तूने डिपॉजिट करना है। मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि उसको जबरदस्ती बोला जा रहा है तूने नहीं रीमैरिज करनी, क्योंकि अभी मेरी भी नहीं हो रही है डाइवोर्स के बाद। तो उस कंडीशन को यहाँ पे अज्यूम करके चले तो वो क्या कंसीडर करी जाएगी, अनलॉफुल। ऐसी कंडीशन अगर सामने आती है तो उसमें 3 साल की एक तो इंप्रीजनमेंट, और कोर्ट ने बोला कि अच्छा पैसा मांग रहा था तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, अब तू देगा 1 लाख रुपया, वो नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेनल्टी भी एडिड है 1 लाख रुपए की। कोई भी ऐसी अनलॉफुल जो एक्टिविटी है आफ्टर डाइवोर्स अगर कोई करने की ट्राई करता है, तो अनलॉफुल कंडीशन बिफोर रीमैरिज। रीमैरिज कब होगी, जब डाइवोर्स हुआ दोबारा से मैरिज करनी है, तो रीमैरिज से पहले ऐसी कोई अजीब सी कंडीशन रखी तो उस केस में इंप्रीजनमेंट भी रहेगा 3 साल का एंड पेनल्टी भी रहेगी। मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अपने ही ब्लड रिलेशन में कोई शादी करना चाहता है पर वो प्रोहिबिटेड था कि नहीं करना। इंसेस्टुअस रिलेशनशिप आपने सुने होंगे, जिसमें कोई ब्लड रिलेशन के ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो ये वैसे भी सोसाइटी में देखें तो स्टिग्मेटाइज है, पर रिलीजन के हिसाब से देखें तो कहीं जगह पे एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे वो जो ब्लड लाइंस होती हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं बाय ब्लड, तो उनके लिए क्या कंडीशन बताइए। अगर कोई भी ऐसी मैरिज कंडक्ट करता हुआ दिखाई देता है, ये लीगली पहले तो एक्सेप्ट नहीं होगा, एंड नंबर 2 पनिशेबल होगा विद इंप्रीजनमेंट ऑफ 6 मंथ, 6 महीने की जेल, एंड फाइन रहेगा लगभग 50,000 रुपए का। और एक्सेप्शन किसको रखा है, आगे वैलिड कस्टम। अब कई बोलते हैं ये हमारी आइडेंटिटी है, जहां पे क्लोज ब्लड लाइन में भी शादियां करी जाती हैं। इवन स्टेट में भी आप देखोगे जहां पे ब्लड लाइंस में शादियां करी जाती है, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में देखो वहां पे भी करी जाती हैं क्लोज ब्लड लाइन के अंदर। तो यहाँ पे कहीं पे वैलिड कस्टम होंगे जहां पे बस एक ब्लड को छोड़ के बाकी कहीं पे भी शादी हो सकती है, ये एग्जेम्पशन में रखा हुआ है, ये एक्सेप्शन है। नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये एक्सेप्शन में एडेड है, यहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या गोत्रनी ब्लड लाइन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन के हिसाब से, तो उससे बनती है ब्लड लाइन। गोत्र तो बाद में ऐड हुए, वो तो फिर जुड़ता है ना रिचुअल के हिसाब से। मतलब तभी तो आप हिंदू मैरिजेस में देखोगे दूर के ही होते हैं ज्यादातर, नई फैमिलीज अटैच होती हैं। वही है, वही चीज बोल रही हूँ। यहाँ पे पहले बोल दिया कि एक्सेप्शन है जहां पे वैलिड माना जाएगा। बस रुक जाओ, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, तुम तो शादियों पे आ गए कि हाँ ऐसे था, ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये आर्यन भी घूम के टोपी उठा के पूरा कि हाँ ऐसे है, उधर गुरनूर बोल रहा है श्रेया को कि हाँ मैंने भी सुना था। ये वासु ऐसे ही बीच में चला हुआ है कि सुन लेता हूं मैं भी कि किसकी शादी हुई थी, बता मेरे को भी। रुक जाओ, अभी पहले लॉ को पढ़ लो, इधर अभी लॉ बना नहीं है, ये बिल है। एग्जेम्पशन देख लो, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द बिल्स परव्यू, जो एसटी के अंडर डेजिग्नेटेड है, और ज्यादा आप देखोगे वहां पे पॉपुलेशन का चंक वो इससे बिलोंग करेगा, तो यूसीसी की फिर से वो स्पिरिट आपको नहीं दिखेगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, रिपील प्रोविजन। कुछ प्रोविजन थे, क्योंकि बिल पहले भी आया था और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं डिस्कार्ड भी करा गया था, तो इसमें कुछ प्रोविजन है जिनको कट कर दिया गया है, और कुछ ऐसे प्रोविजन है जो सेविंग नेचर के भी हैं। जैसे पहला रिपील प्रोविजन, ये कट कर दिया अब इस बिल के अंदर से। पहले था, जब पहले इसको ड्राफ्ट करा था, टेबल पे रखा गया था, पर ये पास नहीं हुआ था। उस टाइम पे क्या था, असम का एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 2024 था, इसे भी पहले इंक्लूड करा था। ये देखो, ये एक्ट है, ये
अडॉप्ट करना ना करना वो स्टेट के पास मर्जी थी, तो ये रिपील कर दिया अब कि मतलब मुस्लिम्स के लिए ये कंपल्सरी नहीं बचा कि ये रजिस्ट्रेशन करनी है, तो ये रिपील कर दिया है प्रोविजन इस बिल में से, ये रिपील्ड है अब, मतलब अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जरूरी नहीं है वो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। इसके बाद बोला सेविंग क्लॉज, जो एग्जिस्टिंग पॉलीगैमस मैरिजेस होती हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो जिन्होंने पहले कर ली थी पॉलीगैमी वो एक्सेप्टेबल होगी, वो लीगली ही मानी जाएगी। जब तक ये यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं होता है उससे पहले की जितनी भी एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स थी, हाँ मतलब वो चीज एक्सेप्टेबल होगी। पर अगर एक बार इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद पॉलीगैमी बीएनएस के अंडर आ जाएगी, जो सेक्शन 82 आपने देखा उसके अंदर ये पनिशेबल रहेगा। ओके, फिर आती है ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म के ऊपर। पहले पॉलिटिकल डायमेंशन देख लो लास्ट में। कांग्रेस का व्यू क्या है, तो इन्होंने बोल दिया ये पॉलिटिकल एजेंडा है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का व्यू है कि आपने स्टेक होल्डर्स का भी कुछ नहीं कंसेंट लिया, कुछ एक्सपर्ट टीम भी नहीं बैठाई कि कैसे असम के अंदर बेटर तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करा जा सकता है। बस इतना सा क्रिटिसिज्म है उसका, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। एंड लेजिस्लेटिव शेड्यूल May 27, 2026, अगर आप बाद में भी इसको पढ़ोगे, आर्टिकल तो पूरा डिटेल में कर ही लिया, बस जो चेंज आएगा वो इतना सा, बिल की जगह पे लग जाएगा एक्ट, जब वो पास कर जाएगा, ठीक है, तो बिल की जगह पे एक्ट आ जाएगा, जो कि पीडीएफ में अपडेट कर देंगे, पर आर्टिकल तो सेम ही रहेगा। एंड अदर डेवलपमेंट जो असेंबली में इस टाइम पे चल रही है, जिसका इस बिल के साथ लेना देना नहीं है, जैसे विमेन के लिए रिजर्वेशन बोली गई है 33%। खैर इसके रिलेटेड आपने बहुत सारे आर्टिकल्स करे हैं पहले, अभी जिसने नहीं करे हैं वो रिवीजन में कर लेना। तो इन्होंने भी बोला है कि अगर पार्लियामेंट में ये 33% रिजर्वेशन फीमेल के लिए एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद हम भी अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर फीमेल्स के लिए 33% का रिजर्वेशन रखेंगे। और डिमांड अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज ए, अब असम के ही अंदर ना ये 1-1 ये दो एरियाज हैं, एक कार्बी एंगलोंग और ये वाला वेस्ट पार्ट आ गया ना, जब असम को आप मैप पे देखोगे ये नॉर्थ है, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट कार्बी एंगलोंग वाला पार्ट, इधर कार्बी एंगलोंग आ गया, और ये वाला दीमा हसाओ रीजन। ये डिमांड करते हैं ऑटोनमस स्टेट्स की कि हमारी ऑटोनॉमिटी होनी चाहिए, हम अपने हिसाब से रूल्स एंड कस्टम को वहां पे चलाएं, तो इनकी भी ये डिमांड चलती रहती है। तो चलो ये डिमांड है, मतलब इन्होंने अपनी एक इच्छा थी जो सरकार के आगे रखी है, तो ये चल रही है एज पर आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज ए, जहां पे ऑटोनमस स्टेट का एग्जाम्पल आता है। उनको तो आप पढ़ते हो कौन से शेड्यूल नंबर के अंदर, 6 के अंदर, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, तो उसके अंदर आप देखते हो वहां पे ऑटोनमस रीजन्स बहुत सारे बन रखे हैं। ये 3 रीजन थे, ये चल रही है मतलब डिमांड्स। अब ये बिल जब पास हो जाएगा तो इसमें एक्ट लग जाएगा, प्रोविजन सेम ही रहेंगे, ठीक है। और हमने ये आर्टिकल किया May 26 को, बाकी डिबेट शुरू होगी कल 27।